नमस्कार, आभार, अभिनंदन, स्वागत आप सभी का सवाल लाख टके में। सवाल लाख टके में पहला सवाल कि ट्रंप के टैरिफ का हो गया ऐलान। क्या ये मान के चलें कि भारतीय बाजारों ने उसे पूरी तरीके से एब्जॉर्व कर लिया है और अब बाजार के लिए कोई बड़ा खतरा नहीं है? क्योंकि जिस तरीके से बाजार में निचले स्तरों से रिकवरी आई है उससे क्या कुछ संकेत मिल रहे हैं। दूसरा महत्वपूर्ण सवाल, आईटी शेयरों में अभी क्या करें, क्योंकि आईटी शेयरों में दबाव थमने का नाम नहीं ले रहा है। आज भी बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। क्या यहाँ से पूरी तरीके से दूरी बना लेनी चाहिए या इस गिरावट में थोड़ी थोड़ी खरीदारी करने का वक्त है? तीसरा महत्वपूर्ण सवाल, फार्मा शेयरों को जिस तरीके से टैरिफ से बाहर रखा गया है, तो क्या फार्मा स्टॉक्स को अब पोर्टफोलियो में और ज़्यादा तरजीह और ज़्यादा तेज जगह देने की आवश्यकता है? इन तमाम प्रश्नों पे हम बातचीत करेंगे, इनके जवाब तलाशने की आज के कार्यक्रम में कोशिश करेंगे और साथ ही साथ आपके जो प्रश्न रहेंगे लगातार जो आप लोग भेज रहे हैं उनके प्रश्नों के उत्तर तो हम तलाशेंगे। लेकिन सबसे पहले आज के महत्वपूर्ण दिन, आज के विशेष मेहमान अरुण मंत्री जी को आपसे रूबरू कराते हैं। अरुण सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी नमस्कार विपुल सर, पहली टिप्पणी है कि कल रात में आप भी, मुझे लगता है कि हम लोगों की तरह ही ट्रंप साहब को सुनने में व्यस्त रहे होंगे। क्या एनालिसिस कहता है सर, क्या बाजार ने पूरी तरीके से एब्जॉर्व कर लिया है? क्या काफ़ी हद तक चीज़ें डिस्काउंटेड थी? आज जिस तरीके से लोअर लेवल से रिकवरी आई है, आपकी क्या टिप्पणी रहेगी इस पर और कैसे पढ़ पा रहे हैं आप इस ट्रंप टैरिफ को? देखिए विपुल जी, दो तरीके की चीजें हैं। एक तो अब टैरिफ का कोई डर मार्केट के लिए नहीं रहेगा क्योंकि ऑलमोस्ट सभी चीजें फैक्टर इन हो चुकी हैं। अब सबसे बड़ा डर विपुल जी सभी को है यूएस में रिसेशन आने के लिए, क्योंकि अगर ऐसी टैरिफ अगर कोई भी गवर्नमेंट या कोई भी कंट्री लगाती है तो रेसिप्रोकल टैरिफ वापस उनके ऊपर भी बैकफायर करेंगे और ट्रेड वार की तरफ वर्ल्ड बढ़ता हुआ नजर आएगा। तो मुझे लग रहा है नेक्स्ट 2 महीने में आपको काफी उथल पुथल देखने को मिलेगी ओवरऑल कंट्रीज के बीच में, खासकर यूरो जोन, चाइना और यूएस के बीच में। तो मुझे लग रहा है सबकी नजरें अमेरिका के ऊपर है कि वो कैसा इन टैरिफ के बीच में नेगोशिएशन करता है। पर सबसे बड़ा डर विपुल जी अब टैरिफ का नहीं रहा है। अब पूरा डर जो स्विच हो चुका है वो हो चुका है यूएस के रिसेशन में, क्योंकि अगर ऐसी चीजें होगी तो कंजम्पशन, डिमांड सबकी मार पड़ेगी यूएस में। और डॉलर इंडेक्स को अगर आप देखेंगे तो क्लियरली उसका नजारा दिख रहा है कि डॉलर इंडेक्स जिस हिसाब से नीचे आया है तो रिसेशन अब फैक्टर इन मार्केट यूएस का कर रहा है। आज भी 1000 पॉइंट नीचे खुलने की अंदेशा है, हो सकता है उससे ज्यादा भी गिरे। पर मुझे लग रहा है डर टैरिफ का नहीं रहा है, डर रिसेशन का है। और इंडियन मार्केट्स आज इतना अफेक्टेड नहीं है क्योंकि सबसे कम टैरिफ अगर देखें तो इंडिया के ऊपर लगा है एशिया में, तो इसी वजह से थोड़ा बहुत रिजॉइस देखने को मिल रहा है। पर मुझे लग रहा है जो डर यूएस की तरफ से आएगा वो इंडियन मार्केट्स पे भी आने वाले दिन में थोड़ा वो डर मंडरा सकता है। तो ये इसे क्या बड़े खतरे के तौर पर देख रहे हैं या फिर आपको इसमें भी कोई अपॉर्चुनिटी दिखाई दे रही है? यूएस में क्या वाकई में रिसेशन जैसी स्थिति बनती हुई दिखाई दे रही है या हल्का स्लो डाउन रहेगा? आप कैसे पढ़ पा रहे हैं इसे अभी की सिचुएशन को देखते हुए? विपुल जी, रिसेशन के चांसेस हैं जो पिछले साल नहीं दिख रहे थे। पिछले साल काफी बात हुई कि यूएस में रिसेशन आ सकता है या कुछ ना कुछ नेगेटिविटी आएगी, ट्रंप आने के बाद रिसेशन हो सकता है ना है। पर अब थोड़े थोड़े फैक्टर्स नजर आ रहे हैं। कल जो घोषणा हुई है वो आपकी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। अधिकतर देशों पर रेसिप्रोकल टैक्स की घोषणा कर दी गई है। भारत पर जो है डिस्काउंटेड 26% टैक्स की घोषणा जो है वो की गई है। इसके अलावा आपको बता दें चीन पर 34%, यूरोपियन यूनियन पर 20% के आसपास की टैरिफ का ऐलान किया गया है। और दुनिया भर के बाज़ारों में हम देख रहे थे कि गिरावट जो है वो देखने को मिली। भारतीय बाज़ार भी गिरावट के साथ खुले, लेकिन रिकवरी भारतीय बाज़ारों में काफ़ी शानदार देखने को मिली। आज हमने देखा कि जो इंट्राडे लो देखने को मिला था वो देखने को मिला था 23,145 का, और अभी 23,264 पे ट्रेड करता हुआ। तो लोअर लेवल से ठीक ठाक रिकवरी भारतीय बाज़ारों में आ चुकी है। लेकिन गोल्ड के भाव में काफ़ी शानदार, काफ़ी ज़बरदस्त तेज़ी जो है बनी हुई है। $3200 के ऊपर गोल्ड का भाव पहुंचता हुआ दिखाई दिया। हालांकि अब ऊपरी स्तरों से हम देख रहे हैं कि थोड़ा जो है हल्का होता हुआ दिखाई दे रहा है। विपुल जी, मुझे लग रहा है यूएस में जिस हिसाब से टैरिफ्स की बात हो रही है, अगर ये चीजें और एस्केलेट होगी तो रिसेशन की बातें और तेजी से होगी और उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट और इनडायरेक्ट इम्पैक्ट सभी इमर्जिंग इकोनॉमीज पे पड़ेगा। तो मुझे लग रहा है वो बड़ा डर है मार्केट के लिए, और वो डर मुझे लग रहा है थोड़ा बहुत जायज भी है और हो सकता है नेक्स्ट 2 महीने में इस पर क्लैरिटी ज्यादा आती हुई नजर। ठीक सर। सर, काफ़ी सारे लोग हैं जो आपसे जुड़ना चाह रहे हैं, आज के दिन जो है अपने प्रश्नों का उत्तर जानना चाह रहे हैं। पहला प्रश्न हिमांशु ओसवाल जी का लेते हैं। कह रहे हैं कि क्या कावेरी सीट्स में जो है करंट लेवल पे एंट्री लेनी चाहिए या नहीं 1 साल के लिए? वो अपना व्यू जानना चाह रहे हैं आपका कि अभी क्या करना चाहिए। आज हम देख रहे हैं
कि कावेरी सीड्स में करीब 2-2.5% के आसपास की मजबूती देखने को मिल रही है। 1317 1318 के आसपास का भाव बना हुआ है। काफ़ी शानदार रिकवरी रही है सर। इसमें करीब 32% के आसपास की तेज़ी जो है वो पिछले एक महीने में देखने को मिली है। अभी क्या करें, फ्रेश एंट्री के लिए जगह है या काफ़ी रैली आ चुकी है? विपुल जी, एक साल के लिए अगर बाई करना है तो काफी अपॉर्चुनिटीज है मार्केट में। तो केएससीएल ऑलरेडी ये बढ़ चुका है और रिस्क रिवार्ड फेवरेबल नहीं है। ऑलमोस्ट 200-250 रुपए तो रिसेंटली ये स्टॉक बढ़ा है। तो मुझे लग रहा है काफी अपॉर्चुनिटीज है और मार्केट में जहाँ पे नीचे के लेवल्स की आप पर आपको सेम रिटर्न्स बनते हुए नजर आएंगे जो आपको केएससीएल में बनने की एक्सपेक्टेशन मुझे नजर आ रही है। तो करंट लेवल पर तो विपुल जी मुझे लग रहा है अवॉइड करें। बड़ा करेक्शन आता है तो एंट्री कर सकते हैं, पर करंट लेवल पर स्टॉक को बाई करने की सलाह नहीं है। ठीक सर। इस बीच हमारे एक दर्शक हैं जो कि आपसे जानना ये चाह रहे हैं, कह रहे हैं कि सर क्या जो है मौजूदा स्थिति में क्या अमेरिका के टैरिफ का असर इरिडा जैसे स्टॉक्स पर भी बनेगा क्या? इन्होंने जो है 3560 शेयर 200 के आसपास ले रखे हैं, 203 पर। अवनीश चौधरी जी हैं, कह रहे हैं कि 3-4 महीने में होल्ड कर सकता हूँ, इस पर क्या असर पड़ सकता है? बिल्कुल जो डायरेक्ट इम्पैक्ट तो नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, ऐसा कुछ डायरेक्ट रिलेशन नहीं है। पर क्योंकि रिन्यूएबल एनर्जी बिजनेस में है और काफी बड़ा एक्सपोजर यूएस को रिन्यूएबल सेक्टर का है, इस कंपनी का मेरे ख्याल से ऐसा कुछ डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एक्सपोजर नहीं है। पर मुझे लग रहा है रिन्यूएबल सेक्टर में आने वाले दिन में काफी बड़े अनाउंसमेंट आपको देखने को मिल सकते हैं। चलिए, तो इस बीच 740 741 के आसपास जो है वो अवंती फीड्स का शेयर जो है वो देखने को मिल रहा है। इसका 52 हफ्तों का जो उच्चतम स्तर है वो करीब 964 रुपये के आसपास का है और पिछले कुछ दिनों में काफ़ी शानदार रिकवरी इस शेयर के अंदर आती हुई दिखाई दी है। हालांकि अगर हम देखें तो ओवरऑल इस सेक्टर ने, इस शेयर ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है, लेकिन इससे जुड़ी हुई जो बाकी कंपनियां हैं जैसे अपेक्स फ्रोज है वो भी 6% के आसपास की नीचे ही कामकाज करती हुई दिखाई दे रही है। सरफ में आज हम दबाव देख रहे हैं, तो ये वो कंपनियां हैं जिनमें कि अभी दबाव का माहौल बनता हुआ दिखाई दे रहा है। अवंती फीड्स सर, अवंती फीड्स पर सवाल है और हम देख रहे हैं कि जो भी सी फूड एक्सपोर्ट करने वाली कंपनियां काफ़ी दबाव है। हमारे दर्शक जानना चाह रहे हैं अभी इनमें क्या करना चाहिए, क्या फ्रेश एंट्री ली जा सकती है? विपुल जी थोड़ा वेट करें, आज करेक्शन काफी बड़ा हुआ है, 16% का करेक्शन है और जिस हिसाब से वॉल्यूम्स है मुझे लग रहा है धीरे धीरे ये स्टॉक वापस 700 के तरफ आ सकता है। तो 700 के तरफ एंट्री होती है तो वो काफी अच्छी एंट्री मान के चल सकते हैं। तो मुझे लग रहा है 30-40 रुपए और गिरावट आ सकती है। तो 700 के पास आता है तो वो एक अच्छा एंट्री जोन रहा है। ठीक, ये सलाह यहाँ पर निकल करके आ रही है। इस बीच आज काफ़ी सारे सवाल ऐसी कंपनियों को लेकर के हैं सर जिस पे कि डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ सकता है। जैसे कि हमारे एक दर्शक जो है सोना BLW पे जानना चाह रहे हैं कि अभी सोना BLW में क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, ख़ासतौर से ट्रंप के टैरिफ के बाद। त्रिगुणा जी ने 704 पे लिया हुआ है, काफ़ी इनकी खरीद तो काफ़ी ऊपर की है, अभी 447 के आसपास चल रहा है। क्या सलाह रहेगी सर, अभी क्या ये दबाव और बढ़ेगा या यहाँ पर आने वाले टाइम में अब रिकवरी आ सकती है? जिस तरीके से अब काफ़ी हद तक चीज़ें जो है वो फैक्टर इन हो चुकी हैं, आपकी सलाह सोना BLW पे क्या रहेगी? विपुल जी दबाव डेफिनेटली बढ़ेगा और मुझे लग रहा है ये स्टॉक डायरेक्टली इंपैक्टेड है क्योंकि ऑटो एंसिलरी कंपनी है, एक्सपोजर पूरे ग्लोब में काफी अच्छा है। तो डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ेगा, स्टॉक पे भी नजर आ रहा है। मुझे लग रहा है यहाँ से भी इजीली ये स्टॉक आपको 400 से 410 तक देखने को मिल सकता है। तो अगर आपकी पोजीशंस आसपास की है तो बेटर है एक बार का कोई भी उछाल मिले तो एग्जिट कर दे। मुझे लग रहा है स्टॉक टेक्निकली भी वीक है, रिपोर्ट्स भी वीक नजर आ रहे हैं। तो 410 तक तो मुझे लग रहा है इजीली स्टॉक नीचे में आना चाहिए। ठीक सर। अब जैसे जो हमारे दर्शक थे सर अवंती फीड्स पे जिन्होंने अपना सवाल भेजा था, वो कह रहे हैं सर 625 की बाइंग है, तो क्या एक बार के लिए इनको प्रॉफिट बुक करना चाहिए अवंती फीड्स में सर? डेफिनेटली विपुल जी एक बार का प्रॉफिट बुक करना चाहिए। 16% जरूर डाउन है, थोड़ा पेन जरूर होगा क्योंकि इन्होंने काफी हायर के लेवल्स देखे हैं, पर जब भी 16% डाउन है तो किसी ना किसी बड़ी वजह से, और वजह मुझे लग रहा है उस वजह से स्टॉक और गिरावट दिखा सकता है। तो एक बार का प्रॉफिट लॉक इन करें, नीचे आता है तो वेल एंड गुड, वापस री एंट्री मिलेगी। वरना और काफी ऑप्शन है विपुल जी, किसी में भी अपन वापस री एंट्री स्टॉक किसी भी स्टॉक में कर सकते हैं। पर मुझे लग रहा है जिस हिसाब से सेलिंग आई है, वॉल्यूम्स है, रिवर्सल के संकेत है, इसलिए एक बार का प्रॉफिट बुक जरूर करना चाहिए। ठीक सर। और वो तरफदार साहब कह रहे हैं कि सर क्या इस लेवल पे स्टैगर्ड रूप से इन्फोसिस जैसे शेयर में बाई कर सकते हैं क्या? आईटी पे क्या रुख रहेगा सर? जैसे आप भी कह रहे हैं कि रिसेशन का डर है, तो अगर रिसेशन का खतरा है तो निश्चित रूप से लोग आईटी की सेवाएं लेने के बजाय
अपनी महंगाई से निपटने की कोशिश करेंगे, बाकी चीज़ों पे फोकस रहेगा। तो क्या आईटी के लिए आगे वाला टाइम और ज़्यादा टफ होने वाला है? इन्फोसिस, टीसीएस, विप्रो पे आपकी राय, आज की जो गिरावट है उसमें क्या किया जा सकता है? विपुल जी, आने वाले 3 महीने काफी टफ रहेंगे। मैं आपको दो एग्जांपल देता हूँ। एक तो इस संडे को मेरे ख्याल से टीसीएस के रिजल्ट्स आने हैं। तो टीसीएस की कमेंट्री काफी इंपॉर्टेंट रहेगी ओवरऑल या निफ्टी आईटी इंडेक्स के लिए और निफ्टी आईटी स्टॉक्स के लिए। तो मुझे लग रहा है नेक्स्ट 2 महीने में अगर कुछ नेगोशिएशंस नहीं होती है, अगर ट्रम्प वापस थोड़ा भी पीछे नहीं हटते अपनी टैरिफ से और थोड़ा बहुत नरम रुख नहीं अपनाते हैं, तो स्पेंडिंग कम होगी यूएस में। स्पेंडिंग कम होने से वहां का खर्चा आईटी में ज्यादा नहीं जाएगा, और आईटी में खर्चा नहीं जाएगा तो उसका जो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इंपैक्ट आप इंडियन आईटी कंपनीज को होगी, क्योंकि आउटसोर्सिंग पूरी इंडिया से होती है। तो मुझे लग रहा है बिजनेसेस पे भी इफेक्ट पड़ेगा, निफ्टी आईटी मिड कैप स्टॉक्स पे भी असर पड़ सकता है। यूएस में अगर यहाँ से रिसेशन की बात होती है तो नेक्स्ट 2 महीने तक स्टॉक्स आपको चलते हुए नजर नहीं आएंगे, और आने वाला क्वार्टर आईटी से ही शुरू होगा, कॉर्पोरेट अर्निंग्स का। तो मुझे लग रहा है नेक्स्ट 2 महीने अच्छे मौके मिलेंगे निफ्टी आईटी स्टॉक्स एक्यूमुलेट करने के लिए। तो अभी थोड़ा वेट एंड वॉच रखें। 2 महीने में अगर मेजर करेक्शन आता है तो वहां पे स्टैगर्ड वे में स्टॉक्स को बाय करके चल सकते। ठीक सर, चलिए इस बीच जो है अगले दर्शक का प्रश्न लेते हैं। सुनीता पांडे जी हैं। सुनीता पांडे जी कह रही हैं वारी एनर्जीज़ को लेकर के कि प्लीज़ इस पर बताइए कि इस पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा और यहाँ पर अभी बने रहना सही रहेगा या नहीं। वारी एनर्जीज़ अभी चल रहा है 3.25% नीचे। सर ये रिन्यूएबल वारी के जो बाकी शेयर थे ट्रम्प साहब के आते के बाद से इनमें दबाव देखने को मिला था। अभी क्या करना चाहिए सर? 3.25% के आसपास की गिरावट आज इंट्राडे में है, 2215 के आसपास चल रहा है। हमें नहीं पता ये लेना चाह रही हैं या फिर ले चुकी हैं। आपकी टिप्पणी क्या रहेगी वारी एनर्जीज को लेकर के? विपुल जी, क्लियर अवॉइड की सलाह है। स्टॉक ज्यादा डिस्ट्रीब्यूटेड हो चुका है और स्टॉक में गिरावट अभी भी मुझे लग रहा है और आ सकती है। नो डाउट रिसेंटली स्टॉक चला है, वापस ऊपर आया, पर नई खरीदारी की सलाह नहीं है। रिन्यूएबल स्पेस में अगर रहना है तो इरेडा, टाटा पावर ऐसे स्टॉक्स में रहे जिनमें विजिबिलिटी भी अच्छी है और स्टॉक काफी अच्छा कर सकते हैं। तो इरेडा या टाटा पावर में रहे, वारी में खरीदारी की सलाह नहीं। इरेडा या टाटा पावर में रहें, इस पे अवॉइड करने की सलाह है। इरेडा का सर आपने जिक्र किया है तो ज़रा लेवल भी बता दीजिए सर। ये कहाँ तक जाएगा सर इस रैली में? ये 161 के आसपास से अभी क्या करना चाहिए? 180 इसका मेजर रेजिस्टेंस है। काफी दिन से हम इस पे बात भी कर रहे हैं, तो 180 के ऊपर निकलेगा तो काफी फास्ट मूव आ सकता है। अभी तो कंसोलिडेशन मोड पे 140 160 के बीच में कंटिन्यूस स्टॉक चल ही रहा है, पर मुझे लग रहा है 180 जब निकलेगा स्टॉक में मोमेंटम फास्ट बन सकता है। फंडामेंटली अच्छी है, थोड़ी ओवरबॉट जरूर है, सभी के पोर्टफोलियो में है, पर ऐसी कोई दिक्कत नहीं आएगी कि ऐसा स्टॉक ऐसे क्रैश हो जाए। तो मुझे लग रहा है अगर रहना है तो इरेडा या टाटा पावर ज्यादा बेटर रहेगा। 180 के ऊपर इसका फास्ट मोमेंटम देखने को मिल सकता है। टिल देन इसके एक्यूमुलेशन फेज में स्टॉक नजर आ। ठीक सर, ये बात यहाँ पर इरेडा को लेकर के निकल के आ रही है। लेकिन सर आज एक सेक्टर जिसमें कि काफ़ी धुआंधार रैली देखने को मिल रही है वो है डिफेंस का सेक्टर। डिफेंस पे काफ़ी अच्छी मजबूती, और डिफेंस में जो जो शेयर आपने चर्चा की थी उन सभी शेयरों में ऑलरेडी काफ़ी अच्छा मोमेंटम बन चुका है। अभी क्या करें सर? जो है आज बीएल पे हम अच्छा मूव देख रहे हैं, बीएल हो बीडीएल हो, अभी 1.5-2% ऊपर। यहाँ पर ऑर्डर की भी खबर थी, यहाँ पर एक बड़ा ऑर्डर कंपनी को मिला है, 287 के आसपास चल रहा है सर। थोड़ा सा डिफेंस के 2-4 शेयरों पे ज़रा हम नज़र डालना चाहेंगे। अभी क्या सलाह रहेगी बीएल को लेकर के? आज 5.5% की तेज़ी अब देखने को मिल रही है बीडीएल के अंदर। काफ़ी अच्छा मोमेंटम बिल्ड यहाँ पर होता हुआ दिखाई दे रहा है। क्या सलाह रहेगी सर? अभी बीडीएल में क्या करें? हालांकि आप करें, आप ट्रैक नहीं कर रहे हैं, लेकिन मोमेंटम अच्छा बना हुआ है। बिल्कुल जी, ट्रैक जरूर करता हूं, पर यूजुअली ये मेरे रिकमेंडेशन लिस्ट में आता नहीं है, क्योंकि स्टॉक अच्छा है नो डाउट, पर मोमेंटम काफी दोनों साइड स्टॉक का रहता है। तो फिलहाल तो स्टॉक काफी बुलिश नजर आ रहा है। आपने एकदम सही पिक किया, 1220 के ऊपर इसका ब्रेकआउट रीटेस्ट हुआ और ये 1360 के आसपास आ चुका है। एकदम आपकी परफेक्ट पिकिंग है, और ये स्टॉक भी मुझे लग रहा है अच्छा करना चाहिए। जहां तक टारगेट्स की बात है, 1425 इसके इमीडिएट टारगेट्स रहेंगे। नीचे में सपोर्ट 1280 के आसपास है। तो 1425 1450 तक मुझे लग रहा है इसमें भी रैली एक्सटेंड हो सकती है। अगर किसी ने ले रखा है तो डेफिनेटली होल्ड कर सकते हैं। ठीक सर, अब जरा सर जो आपने कहा कि बीएल को लेकर के और एचएल और मझगांव पे आपने बताया, तो एचएल और मझगांव के लेवल्स बता दीजिए, क्योंकि एचएल में अच्छा मूव आ चुका है और अभी भी मैं देख रहा हूँ कि जब से आपने तो खैर काफ़ी पहले बात की थी, लेकिन उसके बाद बहुत सारे जो है इंटरनेशनल ब्रोकरेज हाउसेस की रिपोर्ट्स लगातार आ रही हैं और वो एचएल पे अब काफ़ी बुलिश दिखाई दे रही हैं। बहुत लोगों की रिपोर्ट्स मैंने देखी, 5000 के ऊपर के अब टारगेट निकल के आ रहे हैं। एक महीने में 34-35% चल चुका है।
फ्रेश एंट्री की कोई गुंजाइश है क्या करंट लेवल पे? पहला सवाल। दूसरा, जो लोग 45-4600 के आसपास फंसे हुए हैं उनको क्या अभी वेट करना चाहिए, या कब तक उम्मीद करें कि उनके भाव भी आते हुए दिखाई देंगे? देखिए, पहले पहले तो विपुल जी 4,000 का अच्छा सपोर्ट बन चुका है। हम इसको मेरे ख्याल से 3700-3800 से कंटिन्यूस इसकी बात कर रहे हैं। स्टॉक इजीली मुझे लग रहा है 4500 की तरफ बढ़ने के लिए तैयार है। तो 4500, 4700, इवन मुझे लग रहा है 5000 की तरफ भी स्टॉक बढ़ सकता है, जिस हिसाब से मोमेंटम है। ऑर्डर फ्लोस आ रहे हैं और काफी अच्छी न्यूज इनकी जो इंजन डिलीवरी की है वो भी अब स्पष्ट होती हुई नजर आ रही है। तो ये स्टॉक काफी अच्छा कर सकता है। वैसे भी डिफेंस स्टॉक्स में मोमेंटम पिछले कुछ दिनों से बना नहीं है, अब धीरे धीरे कैचअप रैली देखने को मिल रही है। तो जिनके पास 4500-4700 तक है उनको डेफिनेटली होल्ड करें। फ्रेश खरीदारी भी कर सकते हैं, माइनर डिप आता है तो इसमें भी खरीदारी करें। 4,000 का मेजर सपोर्ट है, ऊपर में मिला पहला टारगेट 4550 और 4700 तक है। तो मुझे लग रहा है डेफिनेटली होल्ड करना चाहिए। अगर माइनर डिप मिलता है तो ऐड भी करके चल सकते बिल्कुल, तो 4700 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। यूबीएस की रिपोर्ट आई थी परसों परसों या नरसों, और उन्होंने जो है बाय कॉल इनिशिएट की है यहाँ पर, और 4800 की लक्ष्य जो है वो यहाँ पर दे रहे हैं। वहाँ से भी थोड़ा सा रिकवरी आ चुकी है। मझगांव सर आपने नाम लिया, मझगांव में हमारे साथ एक दर्शक भी रणवीर जी हैं, उनसे बातचीत करेंगे हम। रणवीर जी थोड़ी देर होल्ड कर लीजिए, जरा मझगांव डॉक पे भी जरा राय ले लेते हैं। 4% ऊपर है, 2700 के ऊपर अब ट्रेड करता हुआ मझगांव डॉक का शेयर। ये भी एक महीने में 25-26% चल चुका है, और बहुत लोग के लेवल्स अब आने वाले हैं। अभी क्या करना चाहिए सर? मुझे लग रहा है विपुल जी इजीली ये स्टॉक भी 2950 तक जाने के लिए तैयार है। कोई बड़ा रेजिस्टेंस आसपास नहीं है। अभी तो ये स्टॉक 2700 के आसपास चल रहा है। मुझे लग रहा है धीरे धीरे स्टॉक ऑलमोस्ट अपने हाईस 2850 या 2890 तक जा सकता है। तो 2850 से 2900 वहां तक के टारगेट्स नजर आ रहे हैं। सपोर्ट्स की जहां तक बात है, काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट 2600 के आसपास है। तो जिन्होंने भी ले रखा है 2600 जब तक होल्ड होल्ड कर रहा है स्टॉक में कोई दिक्कत नहीं है। मुझे लग रहा है 2900 तक स्टॉक जा सकता है। तो डेफिनेटली आउट परफॉर्मर है और आने वाले दिन में भी आउट परफॉर्म कर सकता है। आउट परफॉर्मर है, आने वाले दिनों में भी आउट परफॉर्म कर सकता है। कमालुद्दीन साहब कह रहे हैं रेडा पे सर स्टॉप लॉस बता दीजिए। अभी सब कुछ बताया हुआ है रेडा पे, आप परेशान मत होइए। थोड़ा सा प्रोग्राम खत्म हो जाए, एक बार दोबारा सुनिएगा, आपको प्रश्न के उत्तर मिल जाएंगे। आप लोगों के जितने प्रश्न आते हैं कोशिश करते हैं कि आपकी बात भले ना करें, आपके शेयरों पे बातचीत जरूर हो जाए। इस बीच रणवीर जी काफ़ी देर से वेट कर रहे हैं हमारा। रणवीर जी को नमस्कार। नमस्ते विपुल जी। नमस्ते अरुण कैसे जी। हैं आप? नमस्कार, अरुण जी ने आपका नमस्कार स्वीकार जी किया। मैं बढ़िया हूँ, आप कैसे हैं? सब अरुण अच्छा जी सर। कैसे हैं? कहाँ से? अरुण जी बहुत अच्छे हैं सर। और कहाँ से बोल रहे हैं आप? जी मैं उज्जैन मध्य प्रदेश से बोल रहा उज्जैन मध्य प्रदेश से, बाबा भोलेनाथ की जगह नगरी से आप बोल रहे हैं। बहुत अच्छी बात है सर। बताइए सर, क्या पूछना चाह रहे हैं? हूँ। जी मेरे पास इन्फोसिस के 150 शेयर है 1700 के भाव पर। तो 17। इसको एवरेज कब करूँ? और जब भी मैं एवरेज करता हूँ उसके 100 पॉइंट और नीचे आ जाता है। बात तो आपकी बिल्कुल सही है सर, एवरेज करना भी चाहिए कि नहीं। इन्फोसिस में अभी थोड़ी देर पहले ही हम बात कर रहे थे, पता है काफ़ी लोगों की पोजीशन है, इवन म्यूचुअल फंड में बहुत लोगों की पोजीशन फंसी हुई है आईटी के अंदर। अब क्या करें क्या ना करें सर। इन्फोसिस 1700 पे लेके बैठे हैं, कह रहे हैं जब जब एवरेज करते हैं और नीचे आ जा रहा है। अभी और एवरेज करनी चाहिए इनको? क्योंकि जैसा कि मैंने कहा नेक्स्ट 2 महीने आपको अच्छे मौके मिलेंगे इस स्टॉक को एवरेज करने के लिए। तो अभी एवरेजिंग की सलाह नहीं है। नेक्स्ट 2 महीने में मुझे लग रहा है और डिप आ सकता है। जब भी एवरेजिंग का लेवल आएगा तो डेफिनेटली शेयर करेंगे, पर फिलहाल स्टॉक को एवरेज की सलाह नहीं है। एवरेज अभी मत कीजिए सर, और फिर खरीदेंगे फिर नीचे आएगा। थोड़ा वेट कीजिए, अब संडे को रिजल्ट्स आने शुरू हो जाएंगे। पहला नंबर टीसीएस का है, देखते हैं वहाँ से क्या कमेंट्री आती है, और उसके बाद से स्ट्रेटजी बनाएंगे। अभी 2 महीने तक दबाव बना रहेगा, ऐसा अरुण जी का मानना है। तो थोड़ा सा दूरी बना करके चलें, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा आपके लिए। अमरेंद्र चौहान जी कल्याण ज्वेलर्स के बारे में जानना चाह रहे हैं। ये सर आज तो $3200 क्रॉस हो गया, सोने के अंदर ज़बरदस्त तेज़ी, और जब जब ये तेज़ी आती है लोगों के सवाल जो है जेम्सन ज्वेलरी पे आने लगते हैं। हालांकि उसको कोई फ़ायदा नहीं मिलता है, दिक्कत ही बढ़ती है। लेकिन कल्याण ज्वेलर्स 508 के आसपास ट्रेड करता हुआ सर, और इन्होंने ले रखा है, किस भाव पे इन्होंने मेंशन नहीं किया है। कोशिश कीजिए, अगर अमरिंदर जी जरा आप टिप्पणी करके बताइए कितने शेयर किस भाव पे ले रखे हैं आपने। अभी क्या करें सर जो है कल्याण ज्वेलर्स को लेकर के? जी वैसे कल्याण ज्वेलर्स पे मेरी कोई पॉजिटिव राय है नहीं, पर स्टॉक अच्छा चला है तो इनको एग्जिट के मौके मिल सकते हैं। मुझे लग रहा है 540 550 तक भी आता है तो एक बार का इनको स्टॉक से एग्जिट करना चाहिए। ट्रेंड नेगेटिव है, 550 से 560 तक बाउंस आता है तो आप एग्जिट करने की स्टॉक में सलाह रहेगी। नीचे में 470 का एक स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करें। ठीक सर,
चलिए, तो ये राय जो है निकल करके आ रही है। विशाल राउत साहब का सवाल ले लेते हैं। राउत साहब कह रहे हैं कि सर रिलायंस इंडस्ट्रीज और CDSL में फ्रेश एंट्री कर सकते हैं क्या? सर ये जो बाज़ार की रिकवरी है इसमें क्या CDSL में जो रिकवरी आई है क्या ये सस्टेनेबल है? अभी क्या करना चाहिए? रिलायंस इंडस्ट्रीज 1250 के आसपास कैसा लग रहा है? फ्रेश एंट्री करने के लिए क्या लेवल सही है ये? और अब इन्होंने ये तो नहीं बताया कि ये नज़रिया इनका क्या है, कितने समय तक होल्ड कर सकते हैं, पर RIL और CDSL दोनों पे ही आपकी टिप्पणी जानना चाहते हैं। बिल्कुल जी, CDSL में डेफिनेटली एंट्री कर सकते हैं। CDSL मुझे लग रहा है इजीली यहाँ से ये स्टॉक आपको 1350-1400 की तरफ जाते हुआ नजर आ रहा है, तो डेफिनेटली CDSL में एंट्री करें। 1230 के आसपास चल रहा है, 1450 के इमीडिएट टारगेट्स रहेंगे, तो मुझे लग रहा है CDSL एक अच्छे लेवल्स पे है। और सेकंड स्टॉक रिलायंस की इन्होंने बात की, रिलायंस में मुझे लग रहा है स्टैगर वे में बाई करें, एक ही साथ बाई करने की सलाह नहीं है। 1200 तक डिप आता है तो धीरे धीरे एक्यूमुलेट करें। मुझे लग रहा है रिलायंस भी काफी अच्छा रुझान दिखा सकता है। इसके अलावा कमालुद्दीन साहब के पास 50 शेयर शोभा डेवलपर्स के हैं। सर अब रेट कट भी होने वाला है, रियल एस्टेट पे क्या व्यू है सर आपका? अभी मतलब रेट कट होगा या नहीं? मतलब MPC की बैठक तो है ही 9 तारीख को, काफ़ी हद तक बाजार ये मान के चल रहा है कि शायद यहाँ पर रेट कट होगा। आपकी टिप्पणी क्या रहेगी? अभी क्या करना चाहिए? इनके पास 50 शेयर हैं, 1900 पे लेके बैठे हुए हैं। तो जी वैसे अगर रियलिटी स्टॉक्स की बात करें तो गोदरेज प्रॉपर्टी मुझे लग रहा है बेटर विकल्प रहेगा, वो एक ज्यादा मुझे लग रहा है प्रेफरेबल बिट आना चाहिए। शोभा डेवलपर से पॉजिटिव राय नहीं है, स्टॉक काफी गिर भी चुका है। इनको एक स्टॉप लॉस जरूर लगाना चाहिए 1130 के आसपास, जब तक वो होल्ड कर रहा है स्टॉक में बने रहे। पर मेरा ज्यादा पॉजिटिव व्यू गोदरेज प्रॉपर्टीज के साथ ही रहेगा। ठीक है सर, गोदरेज प्रॉपर्टीज ज़्यादा बेटर यहाँ पर दिखाई दे रही है। मेरा सवाल सर ब्लू स्टार को लेकर के था। हमारे एक दर्शक का प्रश्न आया है, और क्या अभी फ्रेश एंट्री की जा सकती है ब्लू स्टार में? पहला सवाल, क्योंकि गर्मी यहाँ पर काफ़ी बढ़ रही है नॉर्थ में। हैदराबाद में क्या हालत है गर्मी की? जी हालत तो काफी खराब है, 2 दिन से थोड़ा टेम्परेचर आप कह सकते हैं ठंडा है, पर हालत खराब है। मुझे लग रहा है अप्रैल में ये हालत है तो मई में तो काफी आप कह सकते हैं दिक्कत भरा माहौल हो सकता है। ब्लू स्टार पे मेरी पॉजिटिव राय है विपुल जी, अगर यहाँ से थोड़ा बहुत भी डिप मिलता है 2020-40 के आसपास तो इसको डेफिनेटली बाई करना चाहिए। मुझे लग रहा है स्टॉक धीरे धीरे आपको 2200 की तरफ जाता हुआ नजर आता है। अगले दर्शक के पास चलते हैं और उनका प्रश्न लेते हैं। और इंडियन ओवरसीज बैंक पे हमारे दर्शक हैं मनमोहन कुमार, डॉक्टर मनमोहन कुमार जी। कह रहे नमस्कार, कह रहे मैं आई एम रेगुलर व्यूअर ऑफ बोनस फ्रॉम रांची। थैंक यू मनमोहन जी, आप नियमित रूप से कार्यक्रम देख रहे हैं। और ये कह रहे हैं कि मैं लंबी अवधि के लिहाज से इंडियन ओवरसीज़ पे इन्होंने पैसे लगाए हुए हैं, 56 रुपये 70 पैसे के भाव पर 80 शेयर हैं, और अब ये एवरेज करना चाह रहे हैं। क्या एवरेज करना चाहिए? 56 पे लिए हैं और 37 का भाव तो आ गया, 20 रुपये इनकी खरीद से नीचे है। आपकी सलाह, आपकी टिप्पणी क्या रहेगी सर? स्टॉक कंटिन्यूस नीचे आ रहा है 4 दिन से, और अभी तक कोई रिस्पाइट नहीं है वापस ऊपर जाने के लिए, तो फिलहाल तो एवरेजिंग की सलाह नहीं है। ओवरऑल बैंक अच्छा कर रहे हैं, पर कुछ बैंक में अच्छी सेलिंग देखने को मिल रही है, तो फिलहाल एवरेज ना करें, जो है उसको होल्ड करें। स्टॉक कहाँ बॉटम बनाएगा आपको नेक्स्ट 1 से 2 हफ्ते में क्लियर इसका व्यू आता हुआ नजर आ सकता है, तो फिलहाल एवरेज ना करें, जो क्वांटिटी आपके पास है उसको होल्ड करके चलें। चलिए, तो एवरेज करने की सलाह नहीं है, जो क्वांटिटी है उसको अभी बने रहने की सलाह यहाँ पर दी जा रही है। रीना परमार जी का प्रश्न आया हुआ है और कह रही हैं कि सर नमस्कार, पावर ग्रिड पे सर 178 के भाव पर लेके बैठी हुई हैं, और गेल इनके पास है 170 के भाव पर। अभी समझ नहीं पा रही हैं कि क्या यहाँ पर अभी टारगेट क्या हो सकते हैं, कब तक होल्ड करना चाहिए। हालांकि नज़रिया इनकी बातचीत से ऐसा लग रहा है, जो इन्होंने टिप्पणी की है बहुत लंबी अवधि का नहीं है। पावर ग्रिड पे अगर हम बात करें तो सर अब काफ़ी मजबूत यहाँ पर दिखाई दे रहा है, 4.25% के आसपास की आज तेज़ी यहाँ पर देखने को मिल रही है, और बीते 1 महीने में 17-18% चल चुका है। क्या ये आपको लग रहा है कि एक और ऐसा विकल्प है पावर क्षेत्र में जहाँ पर की पोजीशन बनाई जा सकती है? देखिए डेफिनेटली विपुल जी विकल्प काफी अच्छा है। एनटीपीसी टाटा पावर के बाद अगर कोई स्टॉक पसंद आता है जेएसडब्ल्यू एनर्जी और पावर ग्रिड ही रहेगा। पावर ग्रिड मुझे लग रहा है फ्रेश ब्रेकआउट देने के लिए तैयार है। ये स्टॉक का नेक्स्ट रेजिस्टेंस 310-315 तक आता है, तो वैसे भी इनकी काफी नीचे की बाई है जो उन्होंने लेवल बताए, तो इमीडिएट टारगेट मुझे लग रहा है 310-315, वहां तक स्टॉक जाता हुआ नजर आता है। आपने जेएसडब्ल्यू एनर्जी का जिक्र किया सर, अगर वहाँ पे पोजीशन बनाई जाए तो अभी 530-31 के आसपास चल रहा है, ये क्या टारगेट देख रहे हैं सर इसका शॉर्ट टर्म में?
देखिए विपुल जी, मुझे लग रहा है 555 तक इसके टारगेट बन सकते हैं। सपोर्ट काफी नजदीक है, 520 के आसपास इसका सपोर्ट है। तो स्टॉप लॉस 10 या 12 रुपए का ही बैठ रहा है और टारगेट 25 से 30 रुपए का बैठ रहा है। तो एक अच्छा विकल्प हो सकता है 555 के टारगेट के लिए। 520 519 के आसपास एक स्टॉप लॉस लगा के चल सकते हैं। ठीक सर। इस बीच इनका एक सवाल गेल को लेकर के भी था सर। शॉर्ट टर्म का नज़रिया जानना चाह रही हैं, 170 के आसपास लिया हुआ है। गेल पे भी सर काफ़ी जो है एनालिस्ट बुलिश दिखाई दिए हैं। अभी क्या करना चाहिए गेल पे करंट लेवल के आसपास? देखिए गेल मुझे लग रहा है इनके बाइंग के आसपास ही सपोर्ट है, तो काफी अच्छे लेवल पे इन्होंने बाई किया है। 174 का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस जरूर लगा लें। मुझे लग रहा है 195 200 तक स्टॉप जा सकता है। तो डेफिनेटली मुझे लग रहा है गेल में बने रहे और 195 से 200 तक के टारगेट रहेंगे। ठीक। इस बीच जतिंदर कुमार जी कह रहे हैं सर आप क्वेश्चन नहीं लेते हैं, ना बोनस पर ले रहे हैं, ना पहले लेते थे। सर आप प्रश्न जितना आपने लिखा है ना उतने में आपको प्रश्न भेज देना चाहिए था। आप प्रश्न भेजिए अपना और शिकायत बाद में कर लीजिएगा। पहले प्रश्न भेजिए, आपके प्रश्न पे चर्चा हो जाएगी। और लगातार जो है सवाल ले ही रहे हैं। JSW इंफ्रा, अब बताइए हर रोज़ मतलब हर दूसरे दिन ये डिस्कस हो रहा है JSW इंफ्रा। आपके नाम के साथ भले डिस्कस ना हो, लेकिन कंपनी तो स्टॉक्स तो डिस्कस हो रहे हैं। तो उद्देश्य तो आपका यही होगा ना कि आपके स्टॉक्स पे आपको राय मिल जाए। JSW इंफ्रा सर, अदानी पोर्ट और JSW इंफ्रा में बेटर क्या लगता है सर आपको? अभी ये बाय करना चाह रहे हैं JSW इंफ्रा पे, आपकी सलाह क्या रहेगी JSW इंफ्रा को लेकर के? JSW इंफ्रा और अडानी पोर्ट दोनों पे ही पॉजिटिव व्यू है। अडानी का दिक्कत एक ही है, वो न्यूज फ्लो में काफी रहता है, वो एक बड़ी दिक्कत है। बाकी दोनों स्टॉक अच्छे लग रहे हैं और एक ही स्टॉक मुझे ओवरऑल अडानी ग्रुप का पसंद है, वो JSW इंफ्रा, वो है अडानी पोर्ट्स। तो अडानी पोर्ट्स मुझे लग रहा है इजीली यहाँ से स्टॉक यहाँ से भी अच्छा बड़ा रुझान दिखा सकता है। 1280 1300 तक के टारगेट इसमें निकल के आ रहे हैं। और JSW इंफ्रा की जहां तक बात है, मुझे लग रहा है ये स्टॉक भी आपको 350 360 तक जाता हुआ नजर आता है। ठीक सर। इस बीच जो है सर आप हम सबिहा सैयद जी हैं, कह रही हैं कि आज दोनों क्वेश्चन वेदांता पे बहुत दिन से इनके प्रश्न रहे हैं। 442 को लेकर के बैठी हुई हैं और परसिस्टेंट सिस्टम एक इन्होंने ले रखा है IT क्षेत्र से जुड़ी कंपनी, जो कि इनके पास 4500 रुपये के भाव पर लेकर के बैठी हुई हैं। अभी क्या करना चाहिए सर परसिस्टेंट पे लेकर के? आज 10% टूटा हुआ। ओ माय गॉड, 4823 का लेवल यहाँ पर देखने को मिल रहा है और अभी का जो भाव है इनकी जो खरीद है वो 4500 के। 10% टूटने के बावजूद आप प्रॉफिट में हैं, ये बड़ी अच्छी बात है। लेकिन अब आपने चूक कर दी, थोड़ा पहले निकल जाना चाहिए था सर। 10% टूट गया है। आप 500 रुपये तो आज इनके हाथ से निकल गए पर शेयर। आपकी सलाह क्या रहेगी परसिस्टेंट सिस्टम पे? तो जी मेरे को लग रहा है ये स्टॉक टॉप परफॉर्मर था, ओवरऑल स्टॉक ने अच्छा भी किया था, पर आज का जो ब्रेकडाउन आया 5000 के नीचे, ये काफी ब्रूटल है और ये ब्रेकडाउन एक्सपेक्टेड नहीं था स्टॉक में आने के लिए। मुझे लग रहा है यहाँ से स्टॉक अगर मोमेंटम नीचे की तरफ बनता है तो 4600 तक स्टॉक चल सकता है। 4500 4600 एक अच्छा सपोर्ट है, वहां से हो सकता है रिवर्सल एक बार आए, पर एक बार का ब्रेकडाउन जरूर आया है और मुझे लग रहा है 200-300 रुपए गिरावट और स्टॉक में आ सकती है। और सर इनका जो पहला सवाल था वेदांता, वो 442 पे लेके बैठी हुई हैं, क्या डिमर्जर का वेट करना चाहिए इनको? देखिए डिमर्जर मेरे ख्याल से आसपास ही है, कुछ ही दिनों में उनका उसका स्पष्टीकरण भी आता हुआ नजर आएगा। स्टॉक वैसे अच्छा है, 442 के आसपास चल रहा है, शायद इनकी बाइंग प्राइस के आसपास ही है, तो कोई दिक्कत नहीं है। आज थोड़ा नीचे आया है टैरिफ वगैरह की न्यूज की वजह से, पर अगर ये डिमर्जर के लिए रुकना चाहते हैं तो डेफिनेटली रुक सकते हैं। ट्रेंड अभी भी स्टॉक का पॉजिटिव है, पॉजिटिव है ट्रेंड यहाँ पर। और इस बीच आदर्श पांडे जी ने धनराशि भेजी है द बोनस को 100 रुपये की, और कह रहे हैं कि सर एंजल वन और अदानी ग्रीन पर अपनी राय आप दे दें। अब ये भी तो बोल देना चाहिए था आपको कि आपने ले रखे हैं या लेना चाह रहे हैं, तो उससे थोड़ी सी और आसानी हो जाती सर, हमारे लिए भी आपको सही और सलाह मिलती। सर ये ब्रोकिंग फर्म की कंपनी एंजल वन पे अभी क्या किया जाए? थोड़ा सा समय ठीक नहीं था जब बाज़ार गिर रहा था, रिकवरी मोड में है बाज़ार, क्या एंजल वन में अभी ख़रीदारी की जा सकती है? और दूसरा अदानी ग्रीन के बारे में आपकी राय जानना चाहते हैं। जी दोनों ही टेक्निकली काफी अच्छे लग रहे हैं। इनफैक्ट एंजल वन तो आज मेरी रिकमेंडेशन लिस्ट में था, नो डाउट दिया नहीं है, पर मेरे स्क्रीन पर जरूर आया था। तो ये स्टॉक मुझे लग रहा है अंडर परफॉर्मेंस खत्म करता हुआ ऊपर जाने के लिए तैयार है। टारगेट्स 2480 और 2540, ये दो टारगेट्स रहेंगे शॉर्ट टर्म में, तो वहां तक तो मुझे लग रहा है ये स्टॉक जाना ही चाहिए। वैसे अडानी ग्रीन मेरे रेडार पे आता नहीं है, पर स्टॉक थोड़ा मजबूत नजर आ रहा है, हो सकता है इसको भी मोमेंटम आए।
995 से 1000 तक के टारगेट्स अडानी ग्रीन में भी देखने को मिल सकते हैं। तो अडानी ग्रीन पर भी आपको राय मिल गई होगी, ये उम्मीद करते हैं। और इस बीच एनटीपीसी पे बात हो गई है। एनटीपीसी पे स्टॉप लॉस हमारे एक दर्शक जानना चाह रहे हैं सर कि अभी स्टॉप लॉस क्या रखें, 440 पे लेकर के रखा हुआ है, तो स्टॉप लॉस कुछ सजेस्ट करेंगे सर एनटीपीसी पे आप? बिल्कुल डेफिनेटली एनटीपीसी का स्टॉप लॉस आएगा 348 के आसपास। इनफैक्ट इसका जो ब्रेकआउट हुआ है वो 345 पे हुआ है और 345 रिटेस्ट करने के बाद वापस स्टॉक 360 के आसपास है। तो 349 348 के आसपास स्टॉप लॉस लगा ले। मुझे लग रहा है ये स्टॉक को पैकेज जाता हुआ नजर आ सकता है। जी चलिए, तो ये बात यहाँ पर निकल के आ रही है। और इस बीच जो है अगले दर्शक का प्रश्न लेते हैं। और अभी हम कल्याण ज्वेलर्स पे बात कर रहे थे और अभी पीसी ज्वेलर्स पे बात कर लेने के लिए सवाल लगातार आ रहे हैं। पता नहीं इसमें सर इस सेक्टर को लेके कोई व्यू है क्या आपका? क्योंकि पोजीशंस बनी हुई है रिटेलर्स की काफ़ी, और 14 रुपये 50 पैसे पर लेके बैठे हुए हैं और कह रहे हैं क्या अभी एग्जिट कर लें? यहाँ एग्जिट कर लें क्या सर एक बार अभी, मतलब, या फिर पड़े रहें, बने रहने दें? 14 रुपये 50 पैसे पे लिया हुआ है, इनकी खरीद के बिल्कुल पास ही है। 2.5% की तेज़ी है पीसी ज्वेलर्स में। 14 रुपये 18 पैसे का भाव देखने को मिल रहा है। छोटे शेयरों में मजबूती है। मोतीसन ज्वेलर्स 4% ऊपर है। पीसी ज्वेलर्स कैसा लग रहा है सर आपको? तो मुझे टेक्निकली अगर देखें थोड़ा ठीक ठाक लग रहा है 14 रुपए के आसपास। कभी रिकमेंडेशन की लिस्ट में रहा नहीं है, ना रिकमेंडेशन देने की कोई राय स्टॉक में है। पर जहां तक टेक्निकल्स की बात है 13 रुपए के आसपास एक अच्छा सपोर्ट है। अगर ये रखना चाहते हैं तो 13 रुपए का स्टॉप लॉस जरूर लगाए। मेरा कोई पॉजिटिव व्यू स्टॉक में है नहीं, बट टेक्निकली प्राइस एक्शन देखें तो चार्ट थोड़ा अच्छा बना हुआ है। अगर मोमेंटम बनेगा तो 16 रुपए तक आ सकता है, वहां पे स्टॉक से एग्जिट ले लें। नीचे में 13 रुपए का स्टॉप लॉस जरूर बना रखे। और ओवरऑल जेम्स एंड ज्वेलरी सेक्टर पे मेरा पॉजिटिव व्यू नहीं है विपुल जी, क्योंकि जिस हिसाब से गोल्ड सिल्वर के प्राइसेस बढ़े हैं, रिटेलर्स का फुटफॉल काफी कम हुआ है लास्ट 1 या 1.5 महीने में। तो आने वाले रिजल्ट्स में भी उसका इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। सेकंड स्टॉक्स में, इंडिविजुअल स्टॉक्स में भी दिक्कतें काफी ज्यादा है। एक ही स्टॉक टाइटन काफी अच्छा है, अगर लेना है तो वो एक स्टॉक आप इनडायरेक्ट प्ले के हिसाब से ले सकते हैं। बाकी मेरा गोल्ड एंड सिल्वर पे कोई पॉजिटिव नजर है स्टॉक सेक्टर पे नहीं। ठीक है सर। द बिग चांस के नाम से अपनी आईडी बनाई हुई है इन्होंने, हमारे एक दर्शक हैं और कह रहे हैं अरविंदो फार्मा पे जो है अभी क्या करना चाहिए। 1240 की कॉल जो है ये होल्ड कर रहे हैं। अभी इस पर क्या राय रहेगी ये जानना चाह रहे हैं। तो अरविंदो फार्मा अभी अगर हम देखें तो ये चल रहा है, एक सेकेंड, अभी जो भाव यहाँ पर देखने को मिल रहा है 1184 के आसपास चल रहा है और इन्होंने 1240 की कॉल प्लस कर रखी है सर। ये ऊपरी स्तरों से तो हल्का हो ही गया है। क्या ये बने रहे अभी सर, क्या सलाह रहेगी? ये विपुल जी 1240 का कॉल इन्होंने बाई किया है और मेरे ख्याल से वो चल रहा है 21 रुपए के आसपास। अब पता नहीं इन्होंने कितने में बाई किया है, पर स्टॉक में एक रिवर्सल देखने को मिल रहा है। इतनी बड़ी पॉजिटिव न्यूज होने के बावजूद ये स्टॉक ऊपर से काफी गिरा है। तो स्टॉप लॉस स्पॉट का लगाए 1170 का, 1170 गैप लेवल है। अगर उसके नीचे जाएगा तो स्टॉक में वीकनेस और बढ़ेगी। वैसे भी इनके पास ऑप्शन है, 2 से 3 दिन ज्यादा ऑप्शन को रखना भी नहीं चाहिए। अगर आप ऑप्शन में पोजीशन बनाते हैं तो 1170 स्पॉट का स्टॉप लॉस लगा ले। इनकी बाई प्राइस पता नहीं कितने में किया है, पर स्टॉप लॉस यही जरूर मेंटेन करते हैं।